आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ चैप्टर। एक ही वीडियो में आज हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल। While examining a cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में अंडर कॉर्क टिश्यू को देखा तो उन्होंने पाया कि कॉर्क टिश्यू छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एक हनीकॉम्ब छोटा छोटा हेक्सागोनल कंपार्टमेंट से बना है। उसी प्रकार उन्होंने पाया कि कॉर्क भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द जो ट्री के बार्क से हमें कॉर्क मिलता है। This was in the year 1665 when the Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. तो जो ईयर था 1665, ये हमारा इम्पोर्टेंट ईयर है। इस ईयर में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाया गया सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंडर वो सेल को ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसने सेल का टर्म दिया था? रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल। तो सेल क्या है? सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स फॉर ए लिटिल रूम। यहाँ पे और थोड़ा हम सेल के बारे में जानेंगे। रॉबर्ट हुक ने पहले सेल का टर्म दिया था जो कि डेड सेल में दिया था, कॉर्क में दिया था जो कि एक डेड सेल है। उनके बाद दिया था लीवेनहॉक ने। सेल उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था, लेकिन उन्होंने फ्री लिविंग सेल में ऑब्जर्व किया था। उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। उसके बाद आते हैं परकिंजी, जिन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था। स्केडन, जो कि सेल थ्योरी दिया था प्लांट में, और स्क्वान दिया था सेल थ्योरी एनिमल में। तो यहाँ पे सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये है कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं। यहाँ पे उसके बाद आते हैं विर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था। उन्होंने और एक सेंटेंस ऐड किया था, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अरेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उनका मतलब ये है कि जो भी सेल अभी हम देख रहे हैं वो सभी किसी न किसी सेल से ही बने हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उनके बाद लीवेनहॉक ने बनाया था, थोड़ा इम्प्रूव करके बनाया था, इसलिए उसे इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आजकल के ज़माने में जो भी सेल के पूरा छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखना हो या बहुत माइनर स्ट्रक्चर देखना हो, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जो कि 1940 में बना था। इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट है। तो पहले ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं आईपीस। आईपीस हमारे आई के पास रहता है, जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड के ऊपर देखते हैं। उसके बाद आता है, ये है कोर्स एडजस्टिंग नॉब और ये है फाइन एडजस्टिंग नॉब। इन नॉब से हम माइक्रोस्कोप के एंगल और माइक्रोस्कोप कितना दूर रहेगा वो जो स्लाइड से, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्म, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। उसके बाद आता है, ये आता है हमारा ये है हमारा स्टेज, जिसके ऊपर हमारा स्पेसिमेन रहता है या फिर कोई भी सेल या टिश्यू रहता है। इसके ऊपर क्लिप होता है, उस क्लिप के ऊपर हम वो स्लाइड को एडजस्ट करके लगाते हैं। उसके बाद ये है बेस, जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मिरर होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा न्यू माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मिरर की जगह यहाँ पे एलईडी लाइट भी होता है। ये है कंडेंसर। कंडेंसर से क्या होता है, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है हमारे मिरर से या फिर हमारे एलईडी लाइट से, वो स्लाइड के थ्रू पास करके यहाँ पे जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होके हमारे पास आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस दो या तीन होते हैं, जो कि डिफरेंट जूमिंग कैपेसिटी के होते हैं। इसे हम चेंज कर सकते हैं बाय जो ये है हमारा नोज पीस में जो भी कि रिवॉल्व करता है, जिससे हम उसे चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आया बॉडी पीस, जहाँ से हमारा लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारा आई पीस की तरफ आता है। ये सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें याद रखना चाहिए।
उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल ओनली वन होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, मतलब जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक ही सेल सारे फंक्शन करता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि ह्यूमन में हम ले सकते हैं ब्लड सेल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उनका काम डिफरेंट है। मसल टिश्यू में जो मसल सेल है उनका काम डिफरेंट है। ऐसे अलग अलग काम होता है। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? मेनली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बाइनरी फिशन, ये जो हमें अमीबा में कॉमनली दिखाया जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये एसेक्सुअल भी कर सकते हैं, सेक्सुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइफ स्पान। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कम होता है एज कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे हम प्रोकैरियोट न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, यूकैरियोट न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली यूकैरियोट ही हमें देखने मिलता है। एग्जाम्पल अमीबा, क्लामाइडोमोनास, पारामीशियम, बैक्टीरिया। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ये सारे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ सेल। तो सेल में क्या क्या प्रॉपर्टी है? सेल डिवाइड प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। अभी हम पहले भी विचु के लॉ में देख चुके हैं कि सेल जो भी होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। उसका मतलब क्या है? जो भी सेल होगा वो अपने एंसेस्टर की तरह ही होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है देयर ओन काइंड। ऑल द सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। हम ह्यूमन में देख सकते हैं बहुत सारे टाइप का सेल है, नर्व सेल है, ब्लड सेल है, उसके बाद स्पर्म में, ओवम में, ये सारे। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। जिस तरह उनका फंक्शन होता है उसी टाइप का उनका शेप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आरबीसी का शेप है बाइकनकेव, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करना होता है। या फिर हम देख सकते हैं नर्व सेल जो कि बहुत लंबा होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे जगह में नर्व इम्पल्स ट्रैवल कराना पड़ता है। सम सेल लाइक अमीबा है चेंजिंग शेप। हम देख सकते हैं अमीबा में उसका शेप ज़्यादातर चेंज होता रहता है विथ टाइम। इन सम केसेस सेल शेप कुड बी मोर लेस फिक्स्ड ए पेक्यूलियर पर्टिकुलर सेल। यहाँ पे हम देख सकते हैं नर्व सेल, यहाँ पे जो स्मूथ मसल सेल का शेप अलग है, ब्लड सेल का शेप अलग है, नर्व सेल का शेप अलग है, यहाँ पे ओवम का शेप अलग है, बोन सेल अलग है, स्पर्म अलग है, फैट सेल अलग है। यहाँ पे हम एक दो पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है। उसके बाद आता है लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल होता है ओवम। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा स्पर्म। ये जो है हमारा अमीबा है जो कि हर वक्त अपना शेप चेंज करके फूड गैदर करता रहता है। उसके बाद देखते हैं ईच लिविंग सेल हैज़ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। मतलब सर्टेन बेसिक फंक्शन में क्या क्या आता है? हमारा रेस्पिरेशन हो गया, या फिर डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब फंक्शन हर एक सेल खुद से कर सकते हैं। We know that there is a division of labor in the multicellular organism such as human. Division of labor का मतलब क्या है? हर एक सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। जैसे डाइजेशन करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें स्टोमक आता है, उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट काम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स करते हैं। दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, हार्ट पंप ब्लड करता है, उसके बाद स्टोमक हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, किडनी हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, हमारा इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में लंग्स हेल्प करता है, एक्सेट्रा। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ सिंगल सेल। हम बाद में देखेंगे सिंगल सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल कौन सा काम करते हैं। अब देखेंगे सेल ऑर्गेनेल। In fact, each cell has got certain specific component within the cell is called as cell organelle. सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। Each cell organelle performs specific functions such as making new material in the cell, clearing of the waste material from the cell and so on. हम बाद में ये सब डिस्कस करेंगे।
सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल। सेल ये ऑर्गेनेल के वजह से ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। दिस ऑर्गेनेल टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। तो सेल को क्यों बेसिक यूनिट कहते हैं? क्योंकि सेल ये सब सेल ऑर्गेनेल के हेल्प से सारे फंक्शन कर पाता है, जैसे कि हम ह्यूमन लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेल में क्या क्या है। सेल में मेनली 3 थिंग्स है। पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग दिस सेल है ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जनरली हमारा सेंटर में होता है, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस और हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी हमारा लिक्विड है वो है साइटोप्लाज्म। तो सेल का क्या क्या पार्ट्स है? एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। अब देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे सेल है, सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट एंट्री और एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से स्पेसिफिक चीज़ ही भीतर आ सकती है और स्पेसिफिक चीज़ ही बाहर जा सकती है। इसीलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये ओनली सिलेक्टेड मटेरियल को ही भीतर आने देता है और सिलेक्टेड मटेरियल को ही बाहर जाने देता है। इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हम अभी आगे देखने जा रहे हैं डिफ्यूजन क्या है। देखिए यहाँ पे हमें डिफ्यूजन का मतलब क्या समझ रहे हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में हमेशा सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। इसका मतलब क्या है? सपोज हम लेते हैं एक सेल। सेल में हम जानते हैं रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम रहता है। इसलिए सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। उसी प्रकार से जैसे हमारे सेल में सभी कार्बन मतलब ऑक्सीजन आता है, लेकिन एज कम्पेयर टू आउटर एनवायरनमेंट ऑक्सीजन सेल में कम होता है, आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसीलिए ऑक्सीजन भीतर आएगा हमारे सेल के अंदर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स पे यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट लो है एज कम्पेयर टू बाहर, इसीलिए ऑक्सीजन भीतर आएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, जिसके कारण हमारे सेल में ऑक्सीजन अंदर आएगा। यहाँ पे दूसरा टर्म आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर ऑल्सो वे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारा सेल है, यहाँ पे जो वाटर आता है या फिर बाहर जाता है इस सिलेक्टिवली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। This movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water. तो जितना ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व होता है उतना हमारा वाटर का कंसनट्रेशन कम होता है। तो इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा। Thus the osmosis is a net diffusion of water across the selectively permeable membrane towards higher solute concentration. इसका मतलब है सपोज हम लेते हैं ये एक सेल है, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है। बाहर जो हमारा कंटेनर है इसमें वाटर तो है,
उसके साथ हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि सॉल्यूट क्या है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट जो कि वाटर है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर भीतर से बाहर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे यहाँ पे 3 केसेस होता है। पहला केस क्या है, इफ द सराउंडिंग मीडियम हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। बाहर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, या फिर कम होगा तो क्या होगा। इन तीनों को हम अभी देखने जा रहे हैं। तो पहले केस को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे केस जहाँ पे बाहर ज़्यादा होता है वाटर एज कम्पेयर टू सेल। दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पे इक्वल होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पे कम होता है। अब हम देखेंगे तीनों कंडीशन में क्या क्या होता है। पहला कंडीशन है हाइपोटोनिक, जिसमें मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। आइसोटोनिक में क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। और हाइपोटोनिक में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। अब हम देखेंगे तीनों केस में क्या होता है। फ्लो ऑफ द वाटर, पहला चीज़ हमें यही याद रखना है कि वाटर बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन कहाँ ज़्यादा करेगा कहाँ कम करेगा ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर सेल के भीतर आएगा। आइसोटोनिक में क्या होगा, वहाँ पे भी बोथ डायरेक्शन में होता है, लेकिन जितना भीतर जाता है उतना ही बाहर आता है, इसीलिए कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होगा, हमारा ज़्यादा वाटर बाहर जाएगा एज कम्पेयर टू अंदर आएगा, इसीलिए सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देन एंड रिजल्ट क्या होगा, पहले में सेल इज स्वेलअप होगा, मतलब सेल बड़ा हो जाएगा। सेकेंड में सेम साइज रहेगा। थर्ड में वो श्रिंक हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल हमारा अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। तो जो भी वाटर मूव करता है, ये अंदर आता है या फिर बाहर जाता है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। Absorption of water by the plant root is also example of osmosis. Thus, diffusion is important in exchange of gas and water in the life of a cell. तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन देखे, और ऑस्मोसिस में हमें वाटर का ऑस्मोसिस देखने मिला। इन एडिशन टू दिस, सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। न्यूट्रिएंट भी यही प्रोसेस से आता है। इसके बाद हम देखते हैं different molecules move in and out of the cell. This type of transportation require energy. अगर हमारा एनर्जी रिक्वायर होगा तो इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, जिसको हम एक टर्म देते हैं लिपोप्रोटीन। तो ये क्या होता है, जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए हमारा सेल स्वेलअप करता है या फिर सिंक करता है। तो ये किससे बना है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें पहले भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में हुआ था, जो कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज होता है, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एनेबल द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। देखिए ये प्रोसेस मेनली अमीबा में होता है। तो क्या होता है, पहले अमीबा का एक साइज है, मतलब ये साइज है, यहाँ पे फूड है, तो अमीबा क्या करेगा, उसका शेप चेंज करके ऐसे कर लेगा, फिर इसे क्लोज करके एंगल्फ कर लेगा, फिर
उसको डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद देखते हैं सेल वॉल। Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. तो क्या होता है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, इसके ऊपर और एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है प्लांट को। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल कहाँ होता है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, सेल वॉल कहाँ से बना है, सेल वॉल सेलुलोज से बना है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो इसीलिए हम देखते हैं प्लांट का जो आउटर कवरिंग होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये सब सेलुलोज की वजह से होता है। इसके बाद हम देखते हैं when a living plant cell loses cell through the osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. सुनिए, अभी हम पहले देख चुके हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा सेल जो भी एनवायरनमेंट में होता है वो लूज करने लगता है अपना वाटर कंटेंट। तो इससे क्या होगा, वाटर कंटेंट बाहर जाएगा। तो ये सेल वॉल रिजिड है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है सिर्फ वही सिंक करेगा, सेल वॉल सिंक नहीं करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, कहाँ कहाँ हम देखते हैं, प्लांट में, फंगाई में और बैक्टीरिया में। तो विस्टर्न वेरी डाइल्यूट, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को वो झेल सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे दो केस है, एक है हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल के अंदर वाटर आएगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल के बाहर वाटर जाएगा। तो अगर सेल के अंदर वाटर आया है तो सेल फूलने लगेगा, लेकिन ये जो सेल वॉल है सेल को ब्रश होने से बचाएगा। उसी प्रकार हाइपरटोनिक में सेल सिंक होने लगेगा। ये जो सेल वॉल है वो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। In such media, cells tend to take up water by the process of osmosis. These cells swell up and build pressure against the cell wall. The wall exerts equal pressure against the swollen cell. तो जितना सेल हमारा सेल वॉल के ऊपर प्रेशर देगा उतना ही सेल वॉल सेल के ऊपर प्रेशर देगा। Because of this wall, such cell can withstand greater change of the surrounding medium than animal cell. इसीलिए प्लांट सेल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब ज़्यादा एनवायरमेंटल हार्श एनवायरमेंट को झेल सकते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, सॉरी एनिमल सेल। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो लेयर हैं, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन के भीतर हम देखते हैं छोटे छोटे पोर्स से, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। मतलब जो भी मटेरियल अंदर होता है, मतलब सिंथेसाइज होता है, वो बाहर जा सकता है, और बाहर जो होता है वो अंदर आ सकता है, ये पोर्स के थ्रू। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर रॉड शेप स्ट्रक्चर एंड व्हेन इज डिवाइड अबाउट टू डिवाइड। हम जानते हैं कि हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है जो कि रॉड शेप क्रोमैटिड में कन्वर्ट होता है, जो जब वो डिवाइड करने जाता है। इसके बाद है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हम बहुत मूवी या सीरियल में सुन चुके हैं नाम डीएनए का, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए क्या करता है, हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है। तो हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा फेस या फिर नेचर थोड़ा थोड़ा हमारे पिता माता से मैच करता है, ये सब डीएनए के कारण होता है।
क्रोमोजोम आर कंपोज्ड विद डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोजोम किससे बना है? क्रोमोजोम डीएनए से बना है और प्रोटीन से बना है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। सेल में जो भी फंक्शन होता है वो सब क्रोमोजोम के कारण होता है। मतलब कहाँ कब हमारा प्रोटीन बनेगा, कब हमारा सेल का डेथ होगा, ये सब कंट्रोल हमारा करते हैं डीएनए। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ये भी वर्ड हम बार बार सुन चुके हैं। जीन क्या होता है? जो क्रोमोजोम बहुत बड़ा होता है उसका एक छोटा सा जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं जीन। इन ए सेल which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material। हम पिछले डायग्राम में देख चुके हैं, वो क्रोमोजोम के अंदर ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल आर विजिबल एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखाई देता है। व्हेनेवर इज सेल अबाउट टू डिवाइड, क्रोमेटिन मेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोजोम। जब वो डिवाइड करने जा रहा होगा तो क्रोमेटिन क्या होगा? क्रोमोजोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में होगा जो कि बाद में डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन द सेलुलर डिवीजन। तो सेलुलर डिवीजन में न्यूक्लियस का ही बड़ा रोल होता है। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल्स। तो हम अभी कुछ ही देर पहले पढ़े थे कि एवरी सेल इज अरेंजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें हमारा न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। इट प्ले ए क्रूशियल पार्ट along with the environment and determining the way cell will develop and what form of it exhibits at maturity by directing the chemical activity of the cell। ये हम बाद में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब आता है न्यूक्लियर। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियर है ये क्रोमोसोम है। हम प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए इसे हम न्यूक्लियर कहते हैं। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियर। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम होता है या फिर डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन नहीं होता है जो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसे हम न्यूक्लियर कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryote। प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या है? प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस जो कि कैरियन वर्ड से आया है। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये है यूकैरियोट, ये है प्रोकैरियोट। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। तो जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोट हम कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर में डिफरेंस क्या है। साइज जनरल स्मॉल बहुत छोटे होते हैं, ये लार्ज होते हैं जो कि 5 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं। यहाँ पे 1 to 10 माइक्रोमीटर है। तो 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे वेल डिफाइंड होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसीलिए उसे न्यूक्लियर कहते हैं। क्रोमोसोम कितना होता है? यहाँ पे सिंगल होता है, यहाँ पे मोर देन 1 रहता है। इसके बाद क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे क्या है? एब्सेंट रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। कॉम्प्लेक्स ये बहुत सिंपल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और डीएनए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे सर्कुलर होता है और यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम में रहता है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया, यहाँ पे प्लांट, एनिमल, फंगाई जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है।
अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के भीतर होता है। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दिस सेल। हम बाद में सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल इंक्लूड्स बाय द मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा इंक्लूड्स रहते हैं। वायरस, वायरस क्या है? Virus is a significance member can be illustrated with the example of virus. Virus, like any membrane, has do not show characteristic of living until they enter a living body and use cell machinery to multiply. तो इसका मतलब क्या है? वायरस एक नॉन लिविंग थिंग होता है जो कि लिविंग सेल के अंदर एंटर करने के बाद लिविंग की तरह बिहेव करता है। ये जिस लिविंग सेल के अंदर जाता है उसी लिविंग सेल को अपने जैसा बना के वहाँ से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब हम देखने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। एवरी सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम अभी तक पढ़ चुके सेल है, ये सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल मेम्ब्रेन या फिर उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अपने कंटेंट को बाहर से सेपरेट करके रखता है। A large complex cell, including cells from the multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure. तो यहाँ पे बहुत सारा केमिकल एक्टिविटी होता है जो कि हमारा सेल के अंदर होता है। To keep this activity different and separate from each other, these cells use membrane-bound structure or organelle within themselves. इसका मतलब क्या है? सेल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल रहते हैं, उनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहता है, वो सब आपस में मिक्स ना करे इसीलिए वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। दिस इज द ओनली वन ऑफ द फीचर दैट यूकैरियोटिक सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल क्या क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। अब इन सब को हम डिटेल में जानेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज a large network of membrane bounded tube and sheets. It looks like long tubules, round और oblong bag। मतलब ये होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ से अटैच होके ऐसे ऐसे शेप का हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग ट्यूबल्स होते हैं, राउंड होते हैं, ऑब्लोंग होते हैं। इसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ सिमिलर स्ट्रक्चर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह हमें ये दिखाई देते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंट देखेंगे। अपीयरेंस, रफ एंड ग्रैनुल, मतलब ये क्या होता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा है। यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम रहते हैं, इसीलिए ये हमें अपीयरेंस में रफ दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है? स्मूथ होता है और राइबोसोम नहीं होता, यहाँ पे राइबोसोम होता है। स्ट्रक्चर, कंपोज मेनली ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी और कंपोज मेनली नेटवर्क कॉल्ड ट्यूबल्स वेसिकल्स। यहाँ पे सिस्टर्नी होता है, यहाँ पे ट्यूबल्स वेसिकल होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका प्राइमरी फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। ये कौन से काम में होते हैं? फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। ये क्या होता है? स्टीरॉयड प्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद क्या है? लोकेशन। लोकेशन क्या होता है? ये न्यूक्लियस के पास रहता है, ये थोड़ा पेरीफेरी मतलब ये सेल है, ये सेल के आउटर मेम्ब्रेन के पास रहता है और ये न्यूक्लियस के पास रहता है। इसके बाद हम देखते हैं गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या है?
Golgi apparatus is described by the Camillo Golgi, consisting of system of membrane-bounded vesicles arranged approximately parallel to each other in the stacks called cisterns. तो क्या होता है, इससे ये छोटे छोटे सैक की तरह एक के ऊपर एक रहता है, इसे हम कहते हैं गोल्गी apparatus. इसे कामिलो गोल्गी ने पहली बार ऑब्जर्व किया था. These membrane often connection with the membrane of endoplasmic reticulum and constitute another portion of complex cellular membrane system. तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास रहते हैं. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पर्स्ड टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी apparatus. तो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करते हैं. जो भी सिंथेसिस करते हैं ये गोल्गी apparatus में पैक कर लेते हैं. ये पैकेज मटेरियल की तरह काम करता है. द फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये मेनली क्या करते हैं, स्टोरेज की तरह काम करता है और मॉलिक्यूल को पैक करने में हेल्प करता है. अब देखते हैं लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम. तो ये क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा फिलअप हो के रहता है. These enzymes are made by the rough endoplasmic reticulum. यहाँ पे हम याद रखने वाली पॉइंट है, जो भी हम लाइसोसोम के अंदर पाते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है. लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. तो ये क्या करता है, ये है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब इसे हम किडनी के जैसे कंपेयर कर सकते हैं. दिस सेल हेल्प टू कीप द सेल क्लीन एंड डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल. इसका मतलब क्या है, जो भी सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो सेल ऑर्गेनेल हमारा लाइसोसोम उससे एंगल्फ कर लेता है, या फिर जो भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर ओल्ड एज हो जाता है उन्हें वो एंगल्फ कर लेता है. इसके बाद क्या है, फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम. तो लाइसोसोम में ये वो क्या करते हैं, लाइसोसोम में वो चर्न करके उसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. जो भी फूड या हमारा कोई भी चीज़ आ सकता है. लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल. ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो इतना पावरफुल डाइजेस्टिव जूस होता है कि वो सारे एंजाइम को, मतलब जो भी चीज़ हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर हमारा सेल ऑर्गेनेल्स हो, उससे डिस्ट्रॉय कर सकता है. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट दे ओन सेल. मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक सेल लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो गया है, तो लाइसोसोम क्या होगा, ब्रस्ट होके सारी डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने ही सेल के अंदर रिलीज कर देगा, जिसके कारण सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसीलिए हम इसे कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल. अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. तो ये क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, छोटे छोटे पोर होता है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपली फोल्डेड, ऐसे फोल्ड रहता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या क्या है. डबल मेम्ब्रेन एक है न्यूक्लियस और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया. This fold increases surface area for the ATP generation chemical reaction. ATP हमारे क्या कहते हैं, ATP की हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. तो जितना हमारा ATP ज़्यादा होगा उतना ही सेल को हेल्प होगा, इसीलिए इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फोल्ड्स रहते हैं इनर सरफेस में. उसके बाद क्या है, the energy required for the various chemical activity needed for life is released by the mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे सेल के जो
मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी फंक्शन होता है वो सब एटीपी के कारण होता है, मतलब एनर्जी चाहिए वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP is known as energy currency of the cell. The body uses energy stored in the ATP to making new chemical compound for mechanical work. जो भी वर्क होता है वो ATP के हेल्प में होता है, जैसे कि मसल कंट्रक्शन, मसल रिलैक्सेशन, ये सब ATP के कारण होता है। Mitochondria are the strange organelle that have their own DNA and ribosome. यहाँ पे क्या है, ये स्पेशल पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए है और खुद के राइबोसोम भी होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकते हैं? खुद की प्रोटीन खुद जनरेट कर सकता है। इसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड एक ऐसा फीचर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में भी रहता है। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? जो कि कलर प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? जो कि कलरलेस प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो भी क्रोमोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका कलर ग्रीन होता है, जिसे कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। Chloroplast. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in material called stroma. यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटे 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 ऐसे हैं, ये सब क्या है? स्ट्रोमा है। These are similar structure to the mitochondria, जिससे दिखाई देते हैं वैसे ही ये भी दिखाई देते हैं। Like mitochondria, plastid have their own DNA and ribosome. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से चीज़ में खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है? उसका आंसर है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर दिस सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो क्या वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में। यहाँ पे याद रखना है, वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और हमारा क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल में वेरी लार्ज होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और बहुत कम होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है जनरली, और अगर होता भी तो बहुत छोटा होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ दिस सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90%, मतलब मोस्ट ऑफ द सेल का पार्ट हमारा वैक्यूल कवर कर लेता है। प्लांट आर वैक्यूल फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इसके कारण ही सेल में रिजिडिटी और टर्जिडिटी आता है। Many substances important to the cell of the life of the plant stored in the vacuole. Vacuole mainly storage organ की जैसा काम करता है। These include amino acids, sugar, various organic acid and protein. ये सब हमारे vacuole में store होता है। A single cell organism like amoeba, food vacuole contain food item that amoeba has consumed. जो भी amoeba consume करता है वो हमारे vacuole के अंदर ही रहता है। In some unicellular organisms, specialized vacuole also play an important role in the expelling water and some waste. Waste को भी हमारे रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इसके बाद आता है सेल को हम क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ बोलते हैं। ईच सेल दस एक्वायर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स। सेल 10 है बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बेसिक जो हमारे फंक्शन है लिविंग का वो सारा कर सकता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, या फिर ऑब्टेनिंग फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, या फिर एक्सक्रीशन हो गया, ये सब अपने आप ही कर सकते हैं। क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल हो गया, न्यू प्रोटीन हो गया, या फिर रीजनरेशन हो गया, ये सब
कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सेल डिविजन। सेल डिविजन क्या है, न्यू सेल आर फॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्लेस ओल्ड सेल। तो क्या होता है, जब एक सेल ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है या फिर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, जैसे कि हमारा ग्रोइंग फेज है, उस टाइम हमारा सेल क्या करता है, रीजनरेशन करता है। द प्रोसेस बाय विच सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिविजन। तो एक सेल से जो दो सेल बनते हैं उसे हम सेल डिविजन कहते हैं। सेल डिविजन मेनली टू टाइप्स का होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मेयोसिस। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन बाय विच मोस्ट ऑफ दिस प्लांट डिवाइड फॉर द ग्रोथ। मेनली ये ग्रोथ के लिए होता है माइटोसिस डिविजन। In this process, each cell called mother cell divide to form two identical daughter cell। मतलब एक सेल से दो सेल होता है और जिससे डिवाइड होता है उसे कहते हैं मदर सेल। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ डीएनए, यहाँ पे मतलब क्रोमोसोम होता है सेम नंबर का होता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनिज्म। म्यूसिस को क्या होता है, it is a specific cell of the reproductive organs or tissue in the animal and plant cell divided to form gametes। जो gametes फॉर्म होता है वो सिर्फ म्यूसिस डिवीजन से होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो म्यूसिस डिवीजन से ही होते हैं। द डिवाइड by the different process called meiosis which involve two consecutive division। यहाँ पे कितना डिवीजन होता है, दो डिवीजन होते हैं। When a cell divided by the meiosis is produce four different cell। तो क्या कितना होता है, हमारे माइटोसिस में दो होता है लेकिन म्यूसिस में चार डिवीजन मतलब चार सेल फॉर्म होते हैं। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज कम्पेयर टू मदर सेल। यहाँ पे हम म्यूसिस एंड माइटोसिस में डिवीजन देख सकते हैं, माइटोसिस और एक है म्यूसिस। माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल डिवीजन कितना है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन एक है। म्यूसिस में दो डिवीजन होता है। नंबर ऑफ डॉटर सेल कितना है, नंबर ऑफ डॉटर सेल यहाँ पे दो होता है, यहाँ पे चार होता है। इसके बाद क्रोमोसोम कितना होता है, क्रोमोसोम सेम होता है एज मदर सेल। यहाँ पे क्या होता है, हाफ होता है एज मदर सेल। मदर सेल से ये हाफ रहता है। इसके बाद क्या है, मेनली सीन इन, मेनली कहाँ पे होता है, ये ग्रोथ के लिए होता है। ये कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जो कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। अब हम देखने जा रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। शेप क्या होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे इरेगुलर होता है। सेल वॉल क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में अगर होता है और बड़ा होता है, कम होता है। यहाँ पे छोटा होता है, ज़्यादा होता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है।